मेरा मानना ये है कि मेरे साथ अगर बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा लेना है तो मुझे प्रेशर में रख। शो ऑफ जो आपने बोला मैं उसको थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन में नहीं लूँगा, मैं पॉजिटिव देखूंगा कि वो भी ज़रूरी है। एक वेल सेटल्ड लाइफ में था। आई वाज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें मैं यूके लंदन में काम कर रहा था। मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता था कि सब कुछ छोड़ के मैं जॉब करूँ। मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी थे। तो एक टिपिकल कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है बच्चों की, जो आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे या इलाहाबाद में, कटरा में देखेंगे, मुखर्जी नगर में। ऑफ कोर्स मैंने उसको मिस किया। आपने कहा कि मेरे इंटरव्यू का 30% अगर श्रेय मैं देना चाहूंगा तो भगवान राम को समर्पित करता हूँ। पता है कि इंजीनियरों की खास बात होती है कि वो निकाल लेते हैं तरीके। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि भगवान राम, तो हिमांशु ने बोला कि 30% इंटरव्यू का जो वेटेज है भगवान राम को श्रेय देना चाहूँगा, ये बात सही नहीं है। हर आदमी की ज़िंदगी में एक जामंत होना चाहिए। सही बात उसमें यह है कि 30% इंटरव्यू में भगवान राम के ऊपर बात हुई है। प्रविस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। आपको अगर सिविल सर्वेंट में आना, सर्विसेज में आना, इट्स योर ड्रीम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबडी विल कम टू रेस्क्यू यू, इट्स यू अगेंस्ट यू। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई 2 लाख की कोचिंग करो, वहाँ पे मेंटर ढूंढो। यार मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ रहता हूँ कि विकल्प जो है संकल्प को कमज़ोर करता है। अब देखो, महिलाओं को आगे बढ़ने महिलाएं ही रोक रही हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप सभी के बीच आज एक बहुत ही सम्माननीय शख्सियत के साथ आप सभी को रूबरू कराएंगे। हमारे साथ नारायण सर हैं, नारायण मिश्रा सर, जो यूपी पीसीएस 2023 के रैंक होल्डर हैं। रैंक 9 सर की आई थी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ। थैंक यू। तो हम शुरुआत करेंगे सर से। सर की छात्र जीवन और सर का जो संघर्ष रहा है, एक आईटी सेक्टर से एक डीवाईएसपी तक जो सफ़र रहा है सर आपका छात्र जीवन। आपने अभी, आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि छात्र जीवन मेरा ज़्यादा, आजकल जो शो ऑफ का कल्चर होता है उस शो ऑफ के कल्चर से काफ़ी दूर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निरंतर अपने प्रयासों के साथ आप उस मकाम पे थे कि एक अच्छी पैकेज, एक अच्छी सैलरी की पैकेज को छोड़कर आपने जो है देश सेवा में योगदान देने के लिए क्या हुआ ये शुरू करना कि सर अब सर, तो आपने अभी हमसे अपनी छात्र जीवन के बारे में कुछ साझा किया, प्रेरणाजनक जो चीज़ें थी। मैं चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है विश्वविद्यालय की और जो निरंतर बढ़ती हुई ऑडियंस है उसे भी आप अपने छात्र जीवन से रूबरू कराएं। जैसा कि हिमांशु का पहला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट लाइफ होती है, देन यू कम टू दिस कॉम्पिटिटिव लाइफ, कैसे मैंने मैनेज किया। और जो बात ये सही है कि थोड़ा सा शो ऑफ जो आपने बोला, मैं उसको थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन में नहीं लूँगा, मैं पॉजिटिव देखूँगा कि वो भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ इसका एक ब्लेंड रहना चाहिए। तो जैसा कि पहले मैं बताता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ जी। और मैं एक वेल सेटल्ड लाइफ में था। आई वाज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक एमएनसी है स्टार्टअप वेल्स फार्गो, जो कि फिनेंस एंड ये सब देखती है, बैंकिंग के, उसमें मैं यूके लंदन में काम कर रहा था। तो इधर आने का ये था कि हाँ बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया तो था, लेकिन क्योंकि थोड़ा फिनेंशियली मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट था, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता था कि सब कुछ छोड़ के मैं जॉब करूँ। मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी थे, तो उसके साथ ही करना था पैरेलली, ये मुझे हर समय से क्लियर था। तो एक बेहतर प्लानिंग के तहत मैंने किया, और जो एक टिपिकल कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है बच्चों की, जो आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे या इलाहाबाद में, कटरा में देखेंगे, मुखर्जी नगर में, ऑफ कोर्स मैंने उसको मिस किया। थोड़ा तो मेरे अंदर भी था कि कभी मुझे भी मतलब ऐसे रहा होता, थोड़ा उसका अलग एक मतलब अनुभव है और एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने जो अपने स्मार्ट तरीके, जो आप लोग से बता रहा था कि टाइम कम था, मेरा मानना ये है कि मेरे साथ अगर बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा लेना है तो मुझे प्रेशर में रख दीजिए जी। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं प्रेशर में आया, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने कुछ इनोवेटिव तरीके निकाले, और उसकी बदौलत भगवान राम और बड़ों के आशीर्वाद से जो भी सफलता पाया हूँ, वो तो आप लोग के आज सामने। तो सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि आपको प्रेशर में रख दिया जाए तो आप अपना बेस्ट देते हैं। तो सर, आपकी प्रिपरेशन के दौरान ऐसी क्या क्या चीज़ें आई जो आपको प्रेशराइज़ किया कि हमें जो है अपना बेस्ट देना चाहिए? जैसा कि आपने बताया था, अभी हम बात कर रहे थे
कि मेरा 2021 का अटेम्प्ट था, मेरा 2022 का अटेम्प्ट था, बट भगवान राम की ऐसी असीम अनुकंपा बरसी कि 2023 में आपने अभी नाम लिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान राम मेरे प्रीलिम्स के पेपर में, मेरे मेंस के पेपर में, इवन मेरे इंटरव्यू के पेपर में मेरे पीछे खड़े थे। और आपने कहा कि मेरे इंटरव्यू का 30% अगर श्रेय मैं देना चाहूँगा तो भगवान राम को समर्पित करता हूँ। तो सर दोस्तों से मेरे साझा करेंगे आप अपने उस अनुभव को, भगवान राम कैसे आपके साथ पीछे खड़े थे? बिल्कुल, बहुत ही करीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे टाइम लूँगा हिमांशु। बिल्कुल सर। तो इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के, कि हिमांशु ने जैसा पूछा कि ऐसा क्या है कि मुझे प्रेशर में कर दिया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि एक स्टूडेंट लाइफ में जो 4-5 आइडेंटिफायर हैं जिसको हम मानते हैं सामाजिक तौर पे कि ये यार प्रेशर वाली सिचुएशन है, वो सारे मेरे लाइफ में टिक बॉक्स करते हैं। कैसे? मैं लगभग जब अटेम्प्ट 23 वाला दिया 32 ईयर्स का था, तो मेरा यूपीएससी का एज नहीं था। तो एज का एक ये था कि एज भी जा रही है, यूपीएससी भी खत्म हो रहा है और पीसीएस ठीक है, देखते हैं। मेरी शादी भी हो गई है, तो ये भी रहता है ना कि शादी जो नॉर्मली तैयारी करते हैं वो अनमैरिड ही रहते हैं। बच्चे भी हो गए हैं, फैमिली भी है, घर का बड़ा भी हूँ और एक जगह काम भी कर रहा हूँ, अच्छा खासा मतलब सेटल्ड काम है, उसको छोड़ के इसमें आना, उसके लिए भी जवाबदेही। तो ये सारी जो चेक बॉक्सेस थी मेरे पास थी, तो ये मेरे लिए प्रेशर का काम करती थी कि यार कैसे। लेकिन उसके साथ ही क्या था कि इंजीनियरों की खास बात होती है कि वो निकाल लेते हैं तरीका। तो मैंने कुछ उस पर बात करेंगे, कुछ मेरे इनोवेटिव तरीके थे कि जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, सुबह मैं जल्दी उठ गया या मीटिंग में कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम मिल गया, थोड़ा पढ़ लिया। मेरा रिवीजन करने का तरीका अलग था लोगों से, मेरा टेस्ट को लगाने का तरीका, मतलब छोटे पैकेट्स ऑफ टाइम जो मुझे मिलते थे उनका बेहतर यूटिलाइजेशन करके। और तब मैंने उसे प्रेशर रहता था, मीटिंग लगी हुई है लेकिन मुझे पढ़ना है। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती थी, तो मुझे लगता था कि इस दिन जितना ज़्यादा कर पाऊँ, तो उस दिन समय नहीं देखना है, रोज़ 3-4 घंटे मिल गए, उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करना है, ऐसे कर के किया। तो और अब जैसे हो गया है, अभी तो ट्रेनिंग में हूँ, लेकिन रिज़ल्ट के बाद जब मैंने रिज़ाइन किया और उसकी ट्रेनिंग के बीच में मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैं बहुत कम पढ़ रहा था। तो यही सिचुएशन होता है, जब मुझे फ्री छोड़ दो तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन मुझे प्रेशर दे दो तो मैं पढ़ूँगा। जैसे इस बार भी प्रीलिम्स दिया मैंने, अब मैं ट्रेनिंग में था। ट्रेनिंग आपको बताऊँ डीएसपी की सुबह 5:30 से शाम के 7 बजे तक पूरा आपको पैक रखेंगे, फिर उसमें टाइम निकाल के पेपर देना। पेपर अच्छा हुआ है, तो इसका कारण यही कि मैं प्रेशर में था तो अच्छा परफॉर्म किया। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि भगवान राम, तो हिमांशु ने बोला कि 30% इंटरव्यू का जो वेटेज है भगवान राम को श्रेय देना चाहूँगा, ये बात सही नहीं है। मैं भगवान राम को श्रेय पूरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सही बात उसमें ये है कि 30% इंटरव्यू में भगवान राम के ऊपर बात हुई है, और पेपर 1 से लेके पेपर 6 का मेंस में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था यार ये कौन आदमी है जो एकदम पीछे ऐसे खड़ा हुआ है। क्योंकि पेपर 1 का पहला क्वेश्चन जिन्होंने पेपर दिया हुआ है निबंध में था, उसमें व्याख्या लिखनी थी कुछ, तो उसमें भी मैंने भगवान राम का जिक्र किया। पेपर 6 में 19वां या 20वां क्वेश्चन कुछ इकॉनमी ऐसे था, तो उसमें भी मैंने टेम्पल इकॉनमी की बात की, भगवान राम की बात की। और जब इंटरव्यू में भगवान राम पे बात हो गई, तो एक दिन मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था यार कि पेपर निकाल के देख रहा था क्या हो रहा है, तो मुझे एक सर्कल दिखाई दिया कि कोई आदमी तो है जो पेपर 1 से लेके पेपर 6 फिर इंटरव्यू और पूरा एकदम, और वो भगवान राम का महीना भी था रिजल्ट वाला जी। और बाय नेचर भी मैं, मतलब क्योंकि ऐसा कुछ धार्मिक बैकग्राउंड है घर का, हमारे गांव समाज का, कि मैं गांव की रामलीला वगैरह में पाठ अभिनय करता रहा हूँ, भगवान राम का भी रोल करने का अवसर मिला है। तो एक बैक ऑफ द माइंड पैरेलल ट्रैक चलता रहता है। और आप लोग को बता दूं कि जैसे जो गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस है, वो मेरे लिए गो टू प्लेस है। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन, मतलब मुझे कब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं वहीं चला जाता हूँ और मैं उन्हीं की चौपाइयों में अपना आंसर ढूंढता हूँ। तो एक ये तरीका है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि मैं प्रेशर को ऐसे मैनेज करता हूँ, तो भगवान राम का ये मेरा योगदान था जरूर। सर भगवान राम ईश्वर करे जो है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। भगवान राम पे अभी आपने बात की तो, और तुलसी गोस्वामी जी पे भी बात की, तो मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ जो हैं आप मानस की हमारे श्रोतागण को भी सुनाएं। जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू में, मेरे जो इंटरव्यू का अंत हुआ था उस मैंने एक जो है वो चौपाई से अंत किया था और जो काफ़ी इम्पैक्टफुल पड़ा था। तो क्या सर, जैसे हम दिनचर्या में देखते हैं एक सिविल एस्पिरेंट के, कि वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान पे ही रह जाता है कि मेरा इतना सिलेबस है, इतना डिफाइंड सिलेबस है, मैं यही इतना पढ़ूंगा और इसके बाद मैं जाके पेपर दे आऊँगा। और नित्य दिनचर्या में वो किताबें, दूसरी किताबें जो है सिलेबस से हट के नहीं पढ़ता है। तो आपने बोला कि मेरा गो टू प्लेस है रामचरितमानस,
तो मैं पहले ये चाहूँगा कि आप मानस की कुछ चौपाइयाँ हमें भी सुनाएं और उसके बाद अपना अनुभव ये साझा करें कि क्या एक एस्पिरेंट को अन्य किताबें भी पढ़नी चाहिए जो उसके सिलेक्शन रेशियो में परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज करती हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा प्रश्न मुझे किसी ने नहीं पूछा है। पहली बात तो बहुत बहुत अच्छा लगा हिमांशु, क्वेश्चन बहुत धन्यवाद अच्छा है। सर। तो दो पार्ट है इसके, एक आप लोग को याद होगा मानस में सुंदरकांड है जी। उसमें भगवान हनुमान जी लंका जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में बहुत अवरोध मिलते हैं, तो उसी में मतलब उनका थोड़ा मनोबल डाउन होता है तो जामवंत जी उनको इनकरेज करते हैं। हर आदमी की ज़िंदगी में एक जामवंत होना चाहिए, तो उसमें एक चौपाई है उसी संदर्भ में है लंका जाते समय। वो एक ऐसी चीज़ है कि जब भी मुझे मतलब लगता है कि यार ये तो बड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन है, मैं क्या करूँ, तो मैं वही चौपाई कर लेता हूँ, मतलब याद कर लेता हूँ, गुनगुनाने लगता हूँ। तो वो कुछ ऐसी है कि प्रविस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। मैं थोड़ा अर्थ बता देता हूँ दर्शकों के लिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे होते हैं तो वो उनसे कहा जाता है कि ज़्यादा परेशान मत होइए, प्रविस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, मतलब कि लंका में प्रवेश करके सारे काम कीजिए भगवान राम को मन में रखते हुए। जी। जब आप ऐसा करेंगे किसी भी काम में, आपका कंपटीशन हो, आपकी लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप हो, एक पॉजिटिव माइंड के साथ भगवान राम को या अपने इष्ट को, फॉर दैट मैटर, जरूरी नहीं है जिसको भी आप मानते हो, तो इस चौपाई में कहा गया है भगवान राम को मन में रख के आप लंका में प्रवेश कीजिए और काम कीजिए। उसको करने से क्या होगा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल का मतलब होता है विष। जब आप ऐसा भगवान राम को मन में रख के करेंगे तो गरल सुधा, विष जो है अमृत के समान होगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, रिपु मतलब शत्रु आपसे मित्रता करने लगेगा। गोपद सिंधु, जो कठिनाइयाँ समुद्र की तरह हैं वो गाय के पैर के समान छोटी हो जाएंगी। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जो भी आग है आपके जीवन में वो शीतलता प्रदान करेगी। तो ये चौपाई रही, तो ये एक तो वो रही। और दूसरा जो आप बोल रहे थे कि दूसरा क्वेश्चन क्या था हिमांशु? अन्य किताबें भी पढ़नी हाँ, चाहिए, जैसे ये रामचरितमानस हो गया। बिल्कुल बहुत ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी देख रहा है इसको ध्यान से देखिए। आज के टाइम में ये एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज के टाइम में हिमांशु मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बचा नहीं है जो एक नॉर्मल आदमी के पहुंच से बाहर हो, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया है, इंटरनेट रेवोल्यूशन हो गया है। आप कोई बहुत अच्छा मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्म में किसी गांव में बच्चे को मिल जाएगा अगर उसके पास इंटरनेट है तो। आपके पास जो कोर्स की किताबें हैं वो यूट्यूब पे देख के जाके ले आएगा, पढ़ेगा। तो इस कंपटीशन में आप अलग क्या करेंगे फिर? मेरा मानना यही रहता था कि आप अलग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये आता है, केवल इसलिए नहीं कि आपको अलग करना है, आपको ये सारी चीज़ें इनरिच भी करती हैं। आप किसी भी धर्म से हो, क्योंकि एक्सीडेंटल आई एम हिंदू और भगवान नाम मेरे आराध्य हैं तो मैं ये कर रहा हूँ। आप हो सकता है इस्लाम के हो सकता है आप क्रिश्चियनिटी के, तो उसमें भी बहुत सारा है। जैसे मुझे याद है निबंध में मैंने कोट किया था कि निबंध वही लिटरेचर आया था कि कैसे सोसाइटी का बनाता है। 1 मिनट लूँगा बस हिमांशु अपनी बात कहने के लिए। तो उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि कैसे जो समाज के बड़े बड़े रिलीजन हैं कैसे वो सोसाइटी में वननेस का कैरेक्टर दिखाते हैं। तो उसमें मैंने मानस की बात तो कही थी, और अहम ब्रह्मास्म की जो संकल्पना है वो। और एक चीज़ है इस्लाम में अशरफ अल मखलूकात, उसका मतलब होता है कि ईश्वर एक ही है। और क्रिश्चियनिटी में एक है आई एम द डिवाइन फ्लेम ऑफ गॉड। तो पॉइंट ये है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और आपको अलग अलग चीज़ें पता रहेंगी, तो जब आप अपना कंटेंट लिखेंगे तो औरों से अलग रहेगा। जब आप कहीं बोलेंगे आपकी जो राय होगी, जो ओपिनियन होगा वो अलग हुआ, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आप एज ए इंडिविजुअल भी बहुत समृद्ध होंगे। जी, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आप सिलेबस पढ़ेंगे उसमें हेल्प करेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि थोड़े बहुत कुछ कविताएं कर लें तो अच्छा है। पोइट्री से मेरा लगाव है तो मैं पोइट्री की तरफ बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, आप कोई स्केचिंग, पेंटिंग कुछ भी कर रहे हैं, स्किटिंग कर रहे हैं, जैसे ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। हो सकता है 3-4 साल बाद मैं भी करूँ। मुझे ये जो विधा है कंटेंट मैनेजमेंट वाली बहुत अच्छा लगता है। तो हिमांशु यही आंसर है। मुझे लगता है कि सिलेबस तो पढ़ना ही चाहिए जी। हाँ, ये बात सही है कि टाइम कम रहता है, ये अपने आप में एक मतलब चक्रव्यूह है। निश्चित तौर पर टाइम कम है, लेकिन अगर आप समय निकालेंगे तो निकल जाएगा। मेरे पास तो कुछ न कुछ नॉवेल हर समय रहती थी, मानस रहता था, तो मैं पढ़ते रहता था। तो यही संदेश है कि आप किताबें तो पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई एक किताब लीजिए, उसको 2 महीना में ख़त्म कीजिए। रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में 15 मिनट निकालिए, 2-3 पेज पढ़िए, कुछ तो करिए। इससे आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आप मेंस का ऐसे लिख रहे होंगे, जब आप मेंस का GS4 एथिक्स लिख रहे होंगे, जो मैं एग्जांपल बता रहा था कि मैंने, अब अगर मैं एकदम ही साइलोज में पढ़ रहा होता, मैं ऑब्जर्व ही नहीं करता कि मैंने प्रयाग की दीवारों पे लिखा है गंगा में पाप धोएं गंदगी नहीं, तो मैं कैसे लिखता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चारों तरफ अवेयर रहें, जो आप पढ़ रहे हैं कंटेंट जो भी है वो देखते रहें और उसको अपने प्रिपरेशन में लाएं।
सिविल एस्पिरेंट का सर मेरे पिताजी कहते हैं ये बात कि सिविल एस्पिरेंट जो होता है उसको वो मतलब इतना चौकन्ना होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है अगर वो ऑब्जर्व करना बंद कर दे तो वो फिर एस्पिरेंट कैसा है या फिर एक अच्छा ऑफिसर बनने की वो कगार पे नहीं रहता है। और आपने जैसे अपनी चीज़ें साझा की हमसे तो देख के यही लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं पूर्णतः सार्थक होती है कि अगर आप अपने चौतरफा देखते रहते हैं कि आपकी चार दीवारी पर क्या लिखा हुआ है, विद्यालयों की चार दीवारी पर क्या लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कोट आपकी आंसर राइटिंग में भी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, बहुत ही अच्छा मतलब लोग करते भी हैं। आप ये समझिए, आप जिस जॉब में, जैसे आप लोग का एक काम लो, जी आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं, आपका कंज्यूमर कौन है? इंटरनेट पर रहने वाला युवा। तो आप लोग क्या करते हैं, हम उसको वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, सेटअप अच्छा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, थंबनेल बढ़िया हो, जिसे समझ में आए, यही तो है। जी सर। अब समझिए एज ए सिविल सर्वेंट हमारा एंड यूजर कौन है? समाज है। समाज है। तो अगर आपको पता ही नहीं है समाज में क्या हो रहा है, यार मैं किसी जिले में हूँ, वहाँ का इक्वेशन ही नहीं पता है मुझे, वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि रिलीजियस दंगा हो सकता है और आप कोई भी इवेंट होने से पहले जाके उसको समझ नहीं रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कोई मैं ऐसा चीज़ बोल दूंगा जिससे भावनाएं आहत होंगी, कोई नया स्लोगन निकलवा रहे हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार किस तरीके के लोग परसीव करेंगे। तो ये तभी होगा जब आप चारों तरफ से अवेयरनेस रखेंगे और उसको समझेंगे। तो उसको समझ के मेरा मानना है कि हाँ, एक सिविल सर्वेंट को चौकन्ना रहना चाहिए। आपके पिताजी अंकल की बात बिल्कुल सही है। ये आप करेंगे तो आपके पर्सनालिटी में तो आएगा ही, आंसर राइटिंग में भी इवेंचुअली आएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। अभी सर मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपने अपनी राय दी और कहीं ना कहीं आपने इंटरनेट के बारे में कोट किया। सर जो चकाचौंध की दुनिया आज एक नॉर्मल छात्र को, एक ज़मीनी स्तर से जुड़े छात्र को जो चकाचौंध की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, सर उससे क्या अभिप्राय है? काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आने वाले दिन में और बढ़ता जाएगा। जी तो हिमांशु क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट है। अब लेकिन ठीक है, मेरा यहाँ पे टेक थोड़ा अलग है। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है। पहली बात तो मैं खुद भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ और मैं मतलब कंज्यूम करता हूँ कंटेंट। लेकिन अब बात आती है कि कितना, वो जो क्वेश्चन मार्क है। मेरा मानना ये है कि अगर आप सिविल सर्वेंट जैसे प्रिपरेशन में आ रहे हैं, जो कि बहुत एक सीरियस बिजनेस है, ये हवा में तो होगा नहीं, तो आप एक ऑफिसर बनेंगे, कल को आप जिला या तहसील संभालेंगे, एक अच्छी खासी जनसंख्या, तो आपसे इतनी उम्मीद तो अपेक्षा की जाती है कि आपको वो पता हो कि जो ग्रे लाइन है, ग्रे एरिया, वो कहाँ है, कितना करना है। और जैसे बुद्धिज़्म एक कॉन्सेप्ट है कि मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। जी सर। तो आपको मध्यम मार्ग बनाना होगा। ऐसा नहीं कि दिन भर कंज्यूम किए जा रहे हैं और आपका मतलब टाइम जा रहा है और रीलबाजी चल रही है, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको भी इफेक्टिव यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि उसमें भी बहुत सारे कंटेंट अच्छे ऐसे हैं, जैसे आरबीआई का हैंडल है, गवर्नमेंट का कोई हैंडल है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसको पढ़िए। लेकिन ऐसा ना हो कि दिन भर उसी में टाइम जा रहा है और उसी में लगे हैं और फिर उसको डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है आपकी तैयारी में, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत करता हूँ। मेरी पढ़ाई में यूट्यूब वीडियोज़ का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी, मैं ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं कर सकता था। और मैं ट्विटर हैंडल से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल फॉलो करता था, वहाँ से बहुत सारा डेटा था जो डायरेक्टली मैंने GS6 में कोट किया। आरबीआई का, इंस्टाग्राम का यूज़ करता था। तो जो भी देख रहे हैं नए लोग, एक एज ऐसी होती है, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उसमें चांसेस होते हैं कि देयर इज़ अ डाउन साइड, कि आप उधर चले जाएँ, दिन भर रील देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर सिविल सर्वेंट में आना, सर्विसेज में आना, इट्स योर ड्रीम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबडी विल कम टू रेस्क्यू यू, इट्स यू अगेंस्ट यू। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक यूज़ करना है। मुझे लगता है जुडिशियस यूज़ कीजिए, एक मध्यम मार्ग ढूंढिए। मैं भी रोज़ करता हूँ, बहुत हल्का फुल्का टाइम दीजिए, स्क्रीन टाइम, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका अति ना हो। अति तो हर चीज़ की खराब होती है। तो मुझे लगता है हिमांशु कि आपके प्रश्न का उत्तर है कि समझदारी के साथ यूज़ करना चाहिए, वहाँ से भी कंस्ट्रक्टिव निकालना चाहिए, वहाँ से जो उपयोगी चीज़ हो आपके लिए। बिल्कुल वो अब सर थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप जैसे कि सर रैंक होल्डर हैं यूपीपीसीएस में, तो सर ये जो जर्नी रही है आपकी यूपीपीसीएस की, और आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी में सर आप कैसे डिफरेंस देखते हैं? और जो अभी हमारे न्यू बिगिनर्स हैं जो एम करते हैं कि हाँ मैं भी कभी ना कभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसा कि प्रयागराज में है, हम भी अगर उधर से कभी गुजरते हैं तो एक सपना देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाएंगे, और आप वहां से जाके सिलेक्शन लेके आज इस ओहदे पर हैं। तो सर आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि एक यूपीएससी और यूपीपीएससी
में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, उनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या अंतर आता है, अगर एक एसडीएम है या डिप्टी एसपी है उसके कार्य क्षेत्र में क्या अंतर रहता है एक आईएएस के या एक आईपीएस के। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, मैं क्वेश्चन के बीच से कोट करूंगा, जो रैंक होल्डर हैं बहुत अच्छी बात है, भगवान नाम की दया से रैंक आ गई है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सीरियस हैं, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि बस एक पीडीएफ में रोल नंबर आने का अंतर है। जो भी सीरियस हैं, जो मेरे कई दोस्त हैं नहीं हो पाए, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो मेरा मैसेज यही है कि पहली बात तो निराश विराश नहीं होना है, एक दिन समय आता है, सबका हो जाता है, ठीक है, एक रैंक आ गई है तो अभी आई एम दिस साइड ऑफ द पोडियम, कल को आप होंगे। अब लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि क्योंकि आज के अगर 5-6 साल बाद ये इंटरव्यू पहले हो रहा होता हिमांशु, तो मेरे क्वेश्चन का थोड़ा तरीका अलग होता आंसर करने का, क्योंकि तब यूपी पीसीएस और यूपीएससी में काफ़ी अंतर था। यूपी पीसीएस का पूछने का तरीका अलग था, इसमें मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे। अब क्योंकि सिमिलर लाइन ऑफ थॉट पे दोनों के पेपर चल रहे हैं, यहाँ भी जीएस वाइज हो रहा है, उसी तरीके का सिलेबस है, ऑलमोस्ट 90% सेम है। यहाँ पे हालांकि यूपी के 2 पेपर हैं तो थोड़ा अलग है, लेकिन तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए? तैयारी का तरीका लगभग सेम है, सेम सिलेबस है, सेम टाइप की किताबें आपको पढ़नी है, बस कुछ वहाँ पे जैसे वर्ड्स क्वेश्चन का जो कंटेंट है उसको मैनेज करने का तरीका अलग होगा, निबंध बड़े लिखे जाते हैं, तो जो भी आएंगे उनको पता चल जाएगा, सोर्सेज वगैरह देखेंगे कैसे, उसमें 2 ही निबंध लिखने हैं, शायद 1000 वर्ड्स के हैं, इसमें 700 वर्ड के हैं, लेकिन जीएस 1, 2, 3 का सेम सिलेबस है और किताबें सब सेम है, तो बहुत अंतर स्ट्रेटजी वाइज नहीं है। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, पेपर देने जाएंगे मेंस का, तो हाँ वहाँ पे ज़रूर आपको बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए कि हाँ अभी यूपीएससी का है तो मुझे कैसे कंटेंट को मैनेज करना है, लेकिन तैयारी के दौरान लगभग सेम है। और जो आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, क्या था हिमांशु, इसको मैनेजमेंट का था? सेकंड पार्ट ये था कि जो डिफरेंस क्या है। अच्छा हाँ, तो अब जैसे यूपीएससी से कोई सेलेक्ट हुआ, वो मतलब ऑफ कोर्स सेंटर की है, तो अब वो जिले का डीएम बनता है, स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन कुछ दिन बाद बन जाता है। अब यहाँ से जो बनता है टॉप पोस्ट एसडीएम है, तो आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलती है, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट है, एसडीएम जो असाइनमेंट है, तो आप एक तहसील में बैठते हैं, वहाँ का कार्यक्षेत्र देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क सिमिलर है। एक आईएएस जो करेगा उसका थोड़ा डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ब्रॉड है, उसके अंदर कई एसडीएम है डीएम के अंदर, लेकिन जो नेचर ऑफ काम है कि आपको रेवेन्यू या फिनांस से मैटर समझाना है, आपको भी लैंड वाला काम देखना है, आपको भी वही मजिस्ट्रेट वाले ऑर्डर पास करने हैं, वही डीएम भी करता है, तो काम सिमिलर नेचर का है लेकिन दायरा बड़ा है। यही चीज़ हो जाती है आईपीएस और डीएसपी में। जैसे मैं डीएसपी हूँ तो मेरा जो बॉस रहेगा वो आईपीएस रहेंगे, तो वो क्या है कि वो पूरे ज़िले के कप्तान हैं और हम लोग सर्किल लेवल पर सर्किल ऑफिसर्स हैं। नेचर ऑफ वर्क सेम है, विवेचनाएं हमको भी करनी है, मैनेजमेंट हमको भी करना है, हमको भी देखना है कि हमारे सर्किल में जो थाने हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वही चीज़ उनको जिले लेवल पे देखना है। और उनका और भी ब्रॉड लेवल का काम है, क्योंकि वो बड़े ऑफिसर हैं तो उनको मतलब रिपोर्टिंग भी है, एज ए मैनेजर का भी काम है कि उनको मतलब कई सारी जो डैशबोर्ड की रिपोर्ट, जैसे सीसीटीएनएस हो गया, उस क्राइम का डेटा हो गया, एनसीआरबी एससीआरबी, वो सही जा रहा है कि नहीं, वो उनकी हेडेक रहती है, हमारे चैनल के थ्रू ही जाता है। तो कंक्लूजन में पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ वर्क सेम है, बस फ़र्क है डोमेन का, उनका थोड़ा ज़्यादा बड़ा डाइवर्सिटी है। सर जैसा कि अभी 2024 का अभी पेपर रिसेंटली हुआ है 22 दिसंबर को, बिल्कुल यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का, और इस बार वो पेपर मैंने भी देखा, काफ़ी ज़्यादा कहूँगा कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि बहुत हार्ड पेपर आया था। तो क्या सर कि एक जैसे जो न्यू बिगिनर होता है या जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हुआ है, उस पॉइंट पे खड़ा हुआ है कि अब या तो आर या पार, अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहा हो तो क्या उसे प्रीलिम्स फोकस्ड करना चाहिए प्रिपरेशन या मेंस फोकस्ड करना चाहिए, या कहें कि दोनों साथ में करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग जानकार में हैं, जो जानकारी में है मेरे, जो कहते हैं कि यार आप मेंस पढ़ो, प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाएगा, पर काफ़ी लोग कहते हैं यार जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस कहाँ से निकलेगा, मेंस के लिए प्रिपरेशन पहले करने की क्या आवश्यकता है? तो सर इस पे आपका क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय रहेगा? ठीक। अब जो मैं बोलने चल रहा हूँ ये बहुत लोगों ने बोला है जी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूँगा, तैयारी हर समय मेंस की होती है, ये बात सही है। अब लेकिन पीसीएस में, खास करके यूपीएससी पीसीएस दोनों में, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कोई इसमें ये नहीं है, तैयारी होती है हर समय मेंस की, लेकिन जो सबसे टफेस्ट फेज़ है इसका वो है प्रीलिम्स जी, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत वेगनेस ज़्यादा है ना, कुछ भी पूछ रहा है तो, और अगर आप मेंस में बहुत अच्छे तैयार हैं और प्रीलिम्स निकल ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा हुआ? अब बात आती है कि फिर कैसे किया जाए। मेरा मानना ये है कि कोई एक जो डिसेंट अभ्यर्थी है जो देख रहा है, मान लो कि चलो बात करते हैं 2026 का किसी का अटेम्प्ट है उदाहरण के तौर पे,
तो मेरा मानना ये है कि एक आप डिसेंट टाइम लगभग आप 10 महीने 11-12 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 26 का अटेम्प्ट अगर मई में हो पीसीएस का, तो आप इस वाले मई से स्टार्ट कर दीजिए 25 से। मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी लाइए, जो भी आपके सोर्सेज हैं। सोर्सेज बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, मैं भी बता दूंगा, इनके चैनल पे बता दूंगा, कम्युनिटी में पोस्ट हो जाएगा, आप सबको पता होगा। यस। पॉइंट ये है कि आप मेंस का ले आइए, जीएस वाइज तैयारी कीजिए। ये तैयारी हमारी मई से चलनी चाहिए अक्टूबर नवंबर तक। मेंस ओरिएंटेड एनसीईआरटी आप टाइम टेबल बना लीजिए, उसको ख़त्म कीजिए। जैसे ही आपका अक्टूबर नवंबर आता है, ये बेहद ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने बेंट ऑफ माइंड को प्रीलिम्स की तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एक्चुअली बहुत टफ है। जैसा कि आपने बोला 24 वाला पेपर अब मेरा बढ़िया हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो है, कुछ होता है हो गया ठीक ठाक भगवान की दया से, लेकिन इस बार पेपर सच में थोड़ा टफ था। टफ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा थोड़ा अलग वियर्ड टाइप पेपर था। मतलब सर। करंट अजब से पूछ रहे हैं, डेट वेट पूछ ले रहे हैं, जैसा कि लोगों को पता नहीं, और जो नॉर्मल कंटेंट ट्रेडिशनल भी पूछ रहे हैं, स्टैटिक वो भी सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, तो थोड़ा ये अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। तो जब आप अपना चेंज करेंगे अक्टूबर से प्रीलिम्स की तैयारी, तो उसमें क्या करें, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लें, पीवाईक्यू वगैरह अच्छे से करें, यही सारे जो ट्रिक्स हैं इनको फॉलो कीजिए। और इस बीच में मेंस का क्वेश्चन लिखते रहिए। ये काम आप फरवरी तक कीजिए, फरवरी में मेंस एकदम बंद कर दीजिए। कम से कम 3 महीना 90 दिन प्रीलिम्स के पहले, ये तो आपको एकदम सोली फोकस्ड प्रीलिम्स को देना ही चाहिए। उस दौरान क्या करेंगे आप, टेस्ट सीरीज दे दीजिए, पैसा नहीं खर्च करना है, पैसे के एकदम खिलाफ हूँ मैं। बंटी फ़ोटो कॉपी जो रह रहे हैं कटरा में, वो जानते होंगे, वहाँ से जाइए, अपना प्रिंट आउट ले आइए, घर पे लिखिए, खुद अलार्म लगाइए, दीजिए। मैं भी नहीं करता था, मेरे पास टाइम नहीं था, पैसे भी बच गए, परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, ईमानदार अपने आप से रहना है। 2 घंटे का अलार्म नहीं लगाना है, अलार्म आपको 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट का लगाना है। 15 मिनट पेपर में खराब ही जाता है। अपने माइंड को जितना घर पे स्ट्रेस देंगे वैसे कीजिए। पेपर दीजिए, पेपर को एनालाइज कीजिए। 1.5-2 घंटा हम पेपर दे रहे हैं, 3 घंटा में एनालाइज कीजिए। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको आप A4 पे नोट कीजिए। दूसरा पेपर देने जाने से पहले जो इसमें गलत हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए, तभी दीजिए। ये एक इंक्रीमेंटिव प्रोसेस बोलता हूँ मैं। आप 10वां पेपर देने जा रहे हैं अगर प्रीलिम्स का, तो आपको पहले 9 पेपर में की गई गलतियाँ आपको पता होनी चाहिए। यही एक तरीका है। पेपर कल को टफ आएगा, इससे आसान आएगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल तरीका है इसको आप फॉलो करेंगे, जो नए लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए उस दिन की भी बात होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो मुझे लगता है हिमांशु ऐसे करना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने आंसर राइटिंग पे बात की कि मुझे ये करना चाहिए, और पेपर में मेंस की जो तैयारी है बिल्कुल वो 3 महीने पहले 90 दिन के पहले रोक देनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मई में पेपर हो तो फेब में रोक देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। सर, एक मेंटोर की क्या खासियत होती है आपके प्रिपरेशन के दौरान, उसकी क्या हेल्पफुल नेचर उसका कैसा रहता है? अगर मैं कहूँ कि आप कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो किसी मेंटोर की हेल्प लेना चाहे तो किस वे में ले? क्योंकि काफ़ी बच्चे होता है ऑनलाइन कोचिंग कर लेते हैं या ऑफलाइन कोचिंग कर लेते हैं, बट जो मेंटोर का सही यूज़ होता है वो कर नहीं पाते हैं। और आपने एक चीज़ मेंशन की कि हाँ, मेरे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक मेंटोर की जो आवश्यकता थी उसको किसी ने पूर्ण किया, कहीं कहीं किसी तौर पर। बिल्कुल सही बात है हिमांशु। मेंटोर को सही यूज़ कैसे करें सर? हाँ, मैं उस पर बात करता हूँ। पहली बात तो ये कि मेंटोर ज़रूरी क्यों है। इतना ज़्यादा रेंडमाइजेशन है इस प्रोसेस का। मतलब आप देखते होंगे कि कोई एग्ज़ाम आया नहीं कि 786 मैगज़ीन टहल रही हैं, ये है वो है, तमाम आदमी उसमें पढ़े क्या। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यार सब कुछ छोड़ के वही चीज़ उठाओ जो आएगा। तो प्रिसाइज्ड हो। हाँ, कौन बताएगा, वहाँ पे मेंटर का काम आता है। और सही मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। कोई मठाधीश टाइप मिल गया जिसका खुद भी नहीं है, मतलब थोड़ा तो क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए जो आपका मेंटर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस आदमी का रिजल्ट ही आया हो, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका भगवान की दया से नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। वो लोग बहुत अच्छे मेंटर हैं दूसरे का आज कई लोगों के। तो रिजल्ट उसका क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि सच में ये आदमी की क्रेडिबिलिटी है कि इसने मेंस लिखा है या इसको इस प्रोसेस के बारे में पता है। अब मेरे साथ मैं सौभाग्यशाली रहा, IPS गौरव त्रिपाठी सर हैं, उनका UPSC हिंदी चैनल चलता है, वो मेरे मेंटर रहे हैं। बहुत ही मतलब एकदम लग के मेरे साथ उन्होंने मेरी हेल्प की है। अब कैसे करना है उसी पे आता हूँ। जैसे मेंटर मेरे साथ वो अवेलेबल रहे, तब वो ज्वाइन नहीं किए थे, तो आपको वो ये बता दे कि यार आप जैसे आंसर लिख रहे हैं तो आप आंसर की डिमांड से जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मेंस में होता क्या है हिमांशु, क्वेश्चन आया, जी सर, क्वेश्चन की एक अंडरटोन ऐसी होती है, अगर आप उसको समझे नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप गलत आंसर दे दें, या आंसर पूछ रहा है A to Z आप दे दें PQR, ऐसे होता है। तो एक आदमी आपको स्टार्टिंग में अगर बता देगा कि यार देखो क्वेश्चन तो ये है लेकिन इसका अंडरटोन ये है,
उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस में कि हाल के दिनों में डिजिटाइजेशन आने से कृषि में काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी भारतीय किसानों की दशा अभी भी खराब है। ये क्वेश्चन टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया। तो अब नॉर्मल जनता जो देगी, जो जिसको पता नहीं है, वो क्या करेगा, उसको दिखेगा कि दशा खराब है जी, इसी पे पूरा कमेंट करेंगे, आंसर कर देंगे। लेकिन ये नहीं है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आप उसको ये बताओ एग्जामिनर को कि यार आप ये बोल रहे हो डिजिटाइजेशन से कृषि अच्छी हुई, ये बात मैं समझ चुका हूँ। तो उसको बताओगे, तो आप उसको बताओगे कैसे सही हुई है। आप उसको बताओ मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जो डिजिटल क्रांति आई है, कई कई ऐप बन गए हैं, ई किसान या जो भी पोर्टल है उससे उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस बात को जस्टिफाई करो कि ये चीज़ कैसे हेल्प कर रही है, फिर आप आओ कि हाँ फिर भी ये प्रॉब्लम है, इसको जस्टिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा दो फ्रंट है। यही सब चीज़ों पे मेंटर आपको बताता है। जब आप क्वेश्चन लिख के उनको देखें तो आपको बताएगा यार आप ये चीज़ आपने मिस किया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। ये मेंस के लेवल पे हो गया। प्री में क्या होता है, प्री में जैसे मैंने क्या किया था, मेरा जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि 21-22 मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 21 में मेरे पेपर अच्छा हुआ था प्रीलिम्स का, लेकिन फिर भी आयोग के कुछ 4-5 क्वेश्चन चेंज हुए, मैं ही भुक्तभोगी था, नहीं हुआ। 22 में भी ऐसे कुछ हुआ। तो आप गौरव सर बोलते हैं यार कि तुम पढ़ने वढ़ने में अच्छे हो। उनका मॉक टेस्ट होता था, उसमें मैं लगभग मतलब 2-3 बार टॉप भी किया। तो बोलते थे जब तुम्हारा यहाँ अच्छा हो रहा है तो वहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। तो वो मेरे साथ काफ़ी डिस्कस किए, मुझसे बोले। तो हर पेपर के बाद मैं उनको अपना एनालिसिस भेजता था कि सर मैंने इतना अटेम्प्ट किया, ये सही है, ये गलत है। तो मुझसे कॉल पे जब अवेलेबल रहते थे, बात करते थे। तो उससे क्या समझ में आता है कि हर लोग की जर्नी अलग है। आपकी एक्यूरेसी कितनी, जैसे मैं एक ऐसा आदमी था कि मेरी 70% से एक्यूरेसी अच्छी होती ही नहीं थी जी, बहुत अच्छी गई तो 85। तो वो मुझे बताया कि तुम नारायण ये समझो कि तुम हाई अटेम्प्ट लोगे तभी आपका प्रीलिम्स में सही होगा। तो मैं कभी ऐसा करता ही नहीं था कि 140 से कम करूँ। इस बार का पेपर जो कि बहुत अच्छे से आ भी नहीं रहा था, ये मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, आप अपने आप को समझेंगे प्रोसेस में कि आपका कैसा एक्यूरेसी, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा जो भी देख रहे हैं। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी 70% है, तो मैं हाई अटेम्प्ट लूँगा तभी मैं वो प्रीलिम्स पास करने वाले ब्रैकेट में फॉल करूँगा। तो इस बार का पेपर टफ है। पेपर देते टाइम मुझे भी पता चल गया था टफ है, लेकिन माइंड में वही है कि मेरा तो मैंने 146 अटेम्प्ट किया जी, इस बार। और जब मैं आके लौट के बता रहा था लोगों को, तो इस बार लोग 125-30 बहुत उड़ के गए तो 35। लेकिन मैं अपने को आपको जानता था, हुआ वही, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन सही हुए। इस बार थोड़ा सही हो गया, जो भी है किस्मत भी सही चल रही, जो भी कह लो आप। लेकिन मेंटर की भूमिका यही है, वो आपको हर स्टेज पे बताता जाएगा। उन्होंने मुझे प्रीलिम्स में बताया, मेंस से बताया, इंटरव्यू में वो आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी यूपीएससी हिंदी की, और लोगों का भी इंटरव्यू था, प्रयाग में रुके थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू लगभग लिया, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसमें बहुत सारी कमियां बताई, और कुछ ऐसे हुआ कि उस इंटरव्यू से भी कई सारे क्वेश्चन रियल इंटरव्यू में पूछे गए, क्योंकि उनका बहुत अनुभव है। 4 बार यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं, पीसीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, और पीसीएस की जॉब छोड़ चुके, सेलेक्ट होकर 2022 में भी इंटरव्यू दिए, फाइनली आईपीएस सेलेक्ट हुए। तो एक अच्छा मेंटर पहचानना, उससे अच्छा इनपुट लेना, उससे आपकी राह आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो बिना मेंटर के भी करते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें हो सकता है आपको टाइम लग जाए, आपका डेविएशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, फिर आपको रियलाइज़ होगा गलती करके। तो इससे अच्छा ये है कि जो आदमी ने गलती किया है, जिसको पता है, उससे आप कंसल्ट कीजिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई 2 लाख की कोचिंग करो, वहाँ पे मेंटर ढूंढो। यार मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ रहता हूँ कि आपके घर वालों के पैसे बहुत कमाई, बहुत मेहनत के हैं। तो अगर किसी को मेंटर नहीं मिल रहा है भाई, तो मैं ये आदर्श के चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम पे मुझे कॉपी भेजो, जितना हो पाएगा मैं करूँगा, लेकिन पैसे नहीं देना है कि हाँ हाँ मेंटरशिप हो रही वहाँ पे दे दो, नहीं, कोई बात नहीं है। आप ऐसे कई लोग हैं जो फ्री में हेल्प करते हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। अगर आप सीरियस रहेंगे वो पता चल जाता है जी सर, कितने आप रेगुलर हैं। बहुत लोगों को मैं करता हूँ। मैं आदर्श एक मेरे हम लोग 3-4 लोग हैं, हम लोग की एक मुहिम है कि जितने नीडी लोग हैं जिनको चाहिए, क्योंकि मेरे साथ देखो सर आए, तो मैं एक ये जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं आपके चैनल बोल रहा हूँ, आपके चैनल की कम्युनिटी में दे देंगे टेलीग्राम का ग्रुप, या आदर्श को पता होगा, आदर्श भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। हाँ नहीं, ये धन्यवाद की बात नहीं है, ये क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमको जो मिला है वो हम आगे बढ़ाएं और वो करें। तो वही है, मतलब अगर कोई मेंटर नहीं है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके लिए सर साधुवाद आपका।
और कि अगर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जा रहा हूँ तो हाँ कल को मैं होने वाला सिविल एस्पिरेंट या कहूँ तो आम भाषा में कहूँ तो IAS या SDM होने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो UPPSC और UPSC का पेपर है इन दोनों में डिफरेंसेस हम सुनते हैं कि UPPSC काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज पे फोकस करता है। सर आपकी राय क्या है इस पे? हालांकि ऐसा करता है UPPSC कि नहीं, कि जैसा UPSC का जो पेपर पैटर्न है सेम उसी पैटर्न को पूर्णतः अपने में उतार लेता है, वो उसी पैटर्न को फॉलो करके? बिल्कुल हिमांशु, अभी जो इस समय है थोड़ा UPPCS UPSC की तरह होना चाह रहा है, लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं अभी भी PCS का मेंस का खास करके, जैसे आप अगर आप मेंस का पेपर एनालाइज करेंगे ना 5-6 साल का, जी सर, आप कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर लेंगे कि यार ये चीज़ आएगा। वो बहुत ही फैमिलियर थीम पे क्वेश्चन पूछते हैं। UPSC का एकदम अलग है। आपको UPSC का एक क्वेश्चन बताता हूँ, पिछले साल का शायद मेंस का था, उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन। अब सोचो PCS में अभी ये इस लेवल पहुँचने में टाइम लगेगा, उसमें ये पूछ रहा है कि जो नए बच्चे हो रहे हैं उनको दुलारने और खिलाने की प्रक्रिया में मोबाइल फ़ोन और इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये समाज के लिए कितना हानिकारक है, इस पे या अच्छा है, इस पे कमेंट कीजिए। कितनी बेसिक बात है। मेरी खुद की बेटी है 2 साल की, जब वो परेशान होती है तो मैं खुद पहला होता हूँ कि टीवी में जाकर लगा दिया कि हाथी राजा कहाँ चले। हाँ, तो वो सुन के कान में, और वो क्वेश्चन पूछ लिया उसने। PCS में अभी MSME क्या है या FPI FPO क्या है, एक साल ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछ लिया, एक साल टेम्परेट पूछ लिया, कभी अर्थक्वेक पूछ लिया GS1 में, या PCS UPSC के पहले के PYQ पूछ लिए। तो ट्रांजिशन में ज़रूर है, लेकिन कुछ हद तक अभी फैक्चुअल है मेंस के लेवल पे। प्रीलिम्स के लेवल पे कुछ ये लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। आज के 3-4 साल पहले फैक्चुअल था, लेकिन अभी ये लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लगे हैं, मतलब एकदम स्टेट फैक्ट जो आते हैं उसकी संख्या कम की है। तो प्रीलिम्स के लेवल पर मैं बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा इंसाइट अपनी बढ़ाएं और जो UPSC का फॉर्मेट है उसको फॉलो करें, लेकिन मेंस अभी लगता है कि UPSC के लेवल में आने में कुछ टाइम तो लगेगा। मेंस में अगर आप प्रॉपरली PYQ पे ही अगर रिलाई कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन कोई UPSC का आदमी है जो तैयारी कर रहा है तो उसको तो स्ट्रेट अवे हेल्प मिलेगी इसमें, क्योंकि अगर उस तरीके से आपने तैयारी की है तो बहुत ही नॉलेज का जो डोमेन होता है बहुत कम्प्रिहेंसिव हो जाता है। वो लोग 360 डिग्री पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़े शॉर्ट ट्रिक भी चल जाते हैं, 180 तक चल जाता है। हाँ, अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिया तो यार आपका पेपर तो आप कर ही देंगे, आपको पता चल जाएगा जाता है करके आएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर भी मानूंगा कि जो तैयारी इस क्षेत्र में आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो PCS के लिए आ रहा है, उसका एम तो UPSC ही रहता है। इवेंचुअली कुछ न कुछ होता है, बाद में इधर सेटल होते हैं जो भी हैं। लेकिन अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि आपका UPSC बेस होगा। अगर आप उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको PCS में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी मेंस के लेवल पे। प्री इसका कुछ अलग है, प्री की इसकी अलग तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या सर एक एस्पिरेंट को UPPSC या जो भी स्टेट PSCs हैं, UPSC एस्पिरेंट को बैकअप रखना सर ये अनिवार्य होता है कि अगर हम UPSC दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि मान लो यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए तो हमारे लिए स्टेट PCS तो है ही। और क्या वो चीज़ें सर कंपटीशन जो स्टेट PCS के लिए वेल फोकस्ड रहते हैं वो कंपटीशन कहीं ना कहीं क्रिएट करती हैं उस चीज़ों को, कि जैसे घुमा के लेके आती हैं कि अच्छा वो आपने मेंशन किया कि हम 360 की बात कर रहे हैं, UPSC वालों के सोचने का जो दायरा होता है 360 घूमता है और UPPSC वालों का 180 तक सीमित रह जाता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप 4 से 5 साल का पेपर देख लिए, प्रिडिक्ट कर लिए और आपको पता रहता है कि आज का पेपर मेरा ऐसा गया है। तो क्या सर ये प्लान B जो रेडी रखना होता है ये अनिवार्य होता है या हम एक ही जगह फोकस्ड रहें? अब देखिए इस क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे आंसर नहीं है। एक आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत वो चलता है मतलब सोशल मीडिया में या समाज में कि विकल्प जो है संकल्प को कमज़ोर करता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन अब इसका ऐसे कोई स्ट्रेट वे आंसर नहीं दे सकता कि यार आपके पास तो प्लान भी रहना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, जो लोग आते हैं पढ़ाई करने अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो जो ये संकल्पना है कि यार हर एक विकल्प संकल्प को कमज़ोर करेगा, मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप ठीक तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 2-3 अटेम्प्ट मुझे प्रॉपर्ली फोकस्ड होकर देना है, दीजिए। आपकी फैमिली सपोर्ट करे, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, आप अपने संकल्प के साथ चलिए। लेकिन मेरे भाई बहन जो हैं सबका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो अगर आप UPSC की अच्छी तैयारी किए हैं और अगर जो हिंदी बेल्ट के कम से कम PCS हैं, MP PCS हो गया, UP PCS हो गया, राजस्थान PCS हो गया या उत्तराखंड PCS हो गया, इसमें से कोई भी आप अच्छे से दीजिए, निकालिए, क्या गड़बड़ है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे
आप एज ए सिंपल ग्रेजुएट जा रहे हैं और फिर आप एज ए SDM जा रहे हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा ना। जी उसको तो लगेगा इंटरव्यूअर को कि यार बना बनाया मिल रहा है, मतलब जो अधिकारी बैठा हुआ है इसको थोड़ा एलिवेट कर दिया जाए। मुझे लगता है कि बैकअप रखना चाहिए, लेकिन टाइम कब रखना है या रखना है कि नहीं रखना है, ये सबकी इंडिविजुअल हालात पे और डिसीजन पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेट अवे आंसर नहीं है, लेकिन मेरे जैसा आदमी, मुझे रखना ही पड़ता। जैसे मैं खुद घर में बड़ा हूँ, मेरे पास ऐसा सुविधा नहीं थी कि भाई ग्रेजुएशन के बाद ही कोचिंग करने लगूँ। बहुत बड़ा प्रेशर था नौकरी लेने का, तो लिया। तो नौकरी के साथ क्या नहीं हो पाएगा, होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन होगा, क्यों नहीं होगा। तो विकल्प रखना है कि नहीं, यह आप लोग की चॉइस है। मेरे हिसाब से मेरे जैसे जो मेरे कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें रखना चाहिए, ले लेना चाहिए एक नौकरी, उसके साथ आप तैयारी करना चाहिए, और होता है, हो जाता है। सर, अभी आपने मेंशन किया बेल्ट, हिंदी बेल्ट, इंग्लिश बेल्ट, ऐसा चलता है और ऐसा चर्चित शब्द है ये कि एक एस्पिरेंट्स के बीच में जो है, आप जैसा मुखर्जी नगर चले जाइए, कटरा, यहाँ सब चलता है कि भाई तुम अगर आम भाषा में कहें तो जैसे इलाहाबादी भाषा में, बाबा तुम कौन से बेल्ट से तैयारी कर रहे हो, अच्छा। अंग्रेजी बेल्ट से तैयारी कर रहे हो, हिंदी बेल्ट से तैयारी कर रहे हो। तो सर UPPSC में मैं अगर एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे तैयारी करना हो, तो आपकी राय क्या रहेगी कि मैं किस मीडियम से अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा? या कहीं ना कहीं सुनाई देता है कि UPPSC में हिंदी बेल्ट वालों को थोड़ा सा शिफ्ट ज़्यादा मिलता है इंग्लिश बेल्ट के कंपैरिजन में, और यही चीज़ वाइस वर्सा होती है UPSC में कि इंग्लिश बेल्ट वालों को शिफ्ट ज़्यादा मिलता है और हिंदी बेल्ट वालों को कम मिलता है। तो क्या सर ये सच है? आपका अनुभव क्या है? ठीक है, देखिए हिमांशु के इस पे 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो जब मैंने हिंदी बेल्ट प्रेफर किया तो मेरा मतलब ज्योग्राफी से था जी, कि जो UPPSC तैयारी कर रहा है, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, राजस्थान PCS हो गया, MP PCS हो गया, उत्तराखंड, उनमें उनको आसानी रहती है। लेकिन क्योंकि आपने हिंदी बेल्ट को मीडियम से लगाया, तो उसका भी आंसर दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। होता क्या है कि ये बात सही है, पहले बोल देता हूँ कि उस पर आऊँगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये बात सही है कि PCS में हिंदी वालों को सिलेक्शन है, क्योंकि आप परसेंटेज निकालेंगे। मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूँ, इस बार का टॉप 10 निकालिए SDM का, हिंदी वाले भरे पड़े हैं, और UPSC में इसका होता है उल्टा। ये बात एकदम प्राइमा फेसी, फर्स्ट इंप्रेशन में सही लगती है, लेकिन अब आते हैं कि क्या करना चाहिए। जी सर, मैंने 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी में की है, कमला नेहरू कमला नगर में सरकारी विद्यालय, वहाँ से की है, सेठ गयादीन भारिया से की है। टिपिकल भयंकर हिंदी मीडियम जो लड़का होता है हो रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मुझे उतनी ही अच्छी आती थी बचपन से, क्योंकि मैं थोड़ा कमेंट्री करता था बचपन से ही, रेडियो हुआ करता था, मैं सुनता था, और मुझे लोग बचपन में बुलाते थे कमेंट्री करने दूर दूर, तो मैं जाके करता था। तो अब आपको क्या लेना चाहिए, इस पे आता हूँ। ये आपके इंडिविजुअल है। अगर वहाँ पे चरित्र निर्माण में समाज की भूमिका आ गया, आपको कालिदास याद आ रहे हैं निबंध में, आपको गोस्वामी जी याद आ रहे हैं, आपको कबीर याद आ रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में नहीं बढ़िया से जस्टिफाई कर पाओगे। और मैं इंग्लिश में हूँ, मुझे माया एंजेलो याद आ रही हैं, या मुझे शेक्सपियर याद आ रहे हैं, मुझे और कुछ याद आ रहे हैं, तो मैं उसको हिंदी में लिखूंगा तो वो नहीं कर पाऊंगा जस्टिफाई। तो ये प्योर इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर आपको लगता है कि मतलब आप दिनकर जी को अच्छे से कोट कर लेंगे, दुष्यंत कुमार जी की कोई कविता अच्छे से कोट कर लेंगे निबंध को जस्टिफाई करने में, या फॉर दैट मैटर GS को, तो आप हिंदी लीजिए ना। PCS में हिंदी वालों को फ़ायदा है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों ने UPSC में भी इस बात को नकारा है। जैसे हिंदी मीडियम के एक बहुत जो ग्लोरीफाइड टॉपर्स में से हैं, देखिए उनका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, रैंक 18 आई थी, रवि सिहाग सर, उनकी कॉपी देखिए, उनका इंटरव्यू देखिए। सुनील धर्मंता सर हैं, गौरव सर हैं IPS, बजरंग यादव सर जो IPS, वो भी शायद हिंदी मीडियम के थे। जी सर। एक कीर्तिका मिश्रा है मैडम, कानपुर की हैं, वो टॉप 100 में थी, 68 कुछ रैंक आया था अभी पिछले बार की हैं। तो हिंदी मैडम एक शिफ्ट चेंज हो रहा है। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, मैं मतलब थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा। लेकिन फिर भी कंक्लूजन इसी बात से करूँगा कि अगर आप PCS दे रहे हैं तो हाँ भाई, थोड़ा तो फ़ायदा है, नंबर अच्छे मिलते हैं उसमें, और इस बार के टॉपर भी बहुत हिंदी मीडियम से रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडियम का डिसीजन आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप जिसमें से अपने मतलब व्यक्ति को अच्छे से कर पाएँ, एक्सप्रेशन अच्छा दे पाएँ, वही लेना चाहिए। किसी दबाव में ये नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। मैं जब किया था मुझे बोला गया था इंग्लिश मीडियम को निबंध में नहीं मिलते नंबर, इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी में 90 से ऊपर नहीं पा पाएगा। दोनों चीज़ को मैंने गलत प्रूफ किया। अब ये स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इस पीछे कहानी ये है कि मैं हिंदी लिटरेचर में खुद ही, भले इंग्लिश मीडियम का हूँ, लेकिन मेरा हिंदी लिटरेचर में मतलब हिंदी लिटरेचर, उर्दू पोएट्री, शायरी, गजल करते भी हैं आप।
तो वो सहायता देता है, लेकिन वो सोल आइडेंटिफायर नहीं है इस बात का कि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। जी सर। किसी का बैकग्राउंड नहीं भी है हिंदी में, वो इंग्लिश मीडियम का है, वो कुछ डिफाइंड चीज़ें वो कर लेता है, उसके नंबर आ जाएंगे। तो उसमें डरना नहीं है, जो चीज़ कमी है उसको एक्सेप्ट करो। मैं यही मानता हूँ कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। लोग ये नहीं देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, यार मेंस बड़ा टफ है, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी में कैसे करूँगा। तुमने लिखा है 50 पेपर, 50 व्याख्या लिखी है, तुम 1000 मेंस के 1000 क्वेश्चन लिख के जाओ, फिर मुझे बोलना नहीं होगा, तब मुझे बताना। काम कम करते हैं, बातें टेलीग्राम पे बातें पीडीएफ शेयरिंग बहुत चलती है। करो ना भाई, तुम 10,000 क्वेश्चन प्री के लगा के जाओ, कितना ज़्यादा खराब हो जाएगा। अगर एक साल का करंट अच्छे से पढ़ के जाओ, 2 मैगजीन से पढ़ के जाओ, एक वीडियो सोर्स से पढ़ के जाओ, अपना काम करो, बाकी तो विधाता के हाथ में है ही, कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन काम करने पे अपने हाथ में जो है उस पर फोकस रखो। मीडियम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं कि आपका सिलेक्शन बिगाड़ देगा, आपको कराएगा। तो आप चूज़ कीजिए, काम कीजिए, जो कमियाँ उसको सुधारिए, हो जाएगा। सर अब एक नाइटमेयर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान सीसैट इज़ अ नाइटमेयर फॉर एवरी सिविल एस्पिरेंट। तो सर क्या सच है, सीसैट ऐसा क्या भूमिका बांधती है आपकी सिलेक्शन में और ना सिलेक्शन होने में? देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से दूंगा, सीसैट यूपीएससी में, सीसैट यूपी पीसीएस में। सीसैट यूपीएससी में सच में नाइटमेयर है, एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ। जो देख रहा है भाई, ऐसे ऐसे लोग फेल हुए हैं, मेरे दोस्त हैं आईआईटीएन हैं, फेल हो गए। 2023 का सीसैट उठा के देखिए, हालत ख़राब हो जाएगी। आप इंजीनियरिंग के हैं, आप एमबीए किए हैं, बड़े बड़े लोग फेल हुए हैं। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो भाई उस पर काम कीजिए, कम वॉट में, नो मैटर वॉट। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी काम कीजिए, नहीं तो ऐसा पूछ ले रहा है ना कि हालत ख़राब हो जाएगी। तो एक तो आंसर ये हो गया। अब आते हैं पीसीएस में। पीसीएस में क्या मैंने कभी सीसैट की तैयारी की? नहीं की। क्या आपको करनी चाहिए? फिर वही बात है, अगर आपको भाई मैथ नहीं आ रही है, रीजनिंग, तो आप हिंदी और कम्युनिकेशन और इंग्लिश के भरोसे जाएंगे, तो उसको करके जाइए ना। इतना बड़ा स्टेक है, आपका पूरा 1 साल खराब होने वाला है। अगर आपको 1% भी शंका लगे, उस पर काम कीजिए। नाइटमेयर पीसीएस में सीसैट नहीं है, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको नाइटमेयर बना देगा। इस बार ही भाई साहब कुछ है, मेरे 3 साल से मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, नहीं हो रहा है इस बार। उनके 28 क्वेश्चन बन रहे हैं, इंजीनियर हैं। इस बार का सीसैट इतना टफ भी नहीं था, बस वही कि नहीं पढ़ना है, हवा में लेके गए और लटक गए। तो एकमात्र संदेश ये है कि नाइटमेयर यूपीएससी में है, उसमें तो करना ही है, लेकिन पीसीएस में भी आप दे रहे हैं। हालांकि पीसीएस का सीसैट इतने अवेन्यूज़ देता है आपको कि आप 50-55 क्वेश्चन बुरी हालत में सही करके चले आएंगे। 25 क्वेश्चन कम्युनिकेशन पूछता है, 20-25 हिंदी पूछता है, इंग्लिश पूछता है, रीजनिंग में सिंपल रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उस पर काम कीजिए, और क्योंकि आपका 1 साल ख़राब करेगा, तो उससे बचने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। सर यूपी पीसीएस में हिंदी का क्या योगदान है? अगर हम, जैसा कि आपने बोला कि अगर भाई सीसैट तुम नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो हिंदी प्रिपेयर कर लो, या जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हिंदी का क्या योगदान है, और ऐसे कौन से अन्य सब्जेक्ट्स हैं, अन्य विषय हैं जो आपको आपकी सिलेक्शन के राह तक, उस सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूर्णतः सज्ज रहते हैं, जिसका आप यूज़ करके उस सीढ़ी को चढ़ सकते हो सिलेक्शन की? बिल्कुल। एक तो हिंदी वाले पे आता हूँ कि पहले ही मतलब एकदम ऑल आउट आंसर ये है कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस में। मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्रयाग के ही हैं, मुंबई में रहते हैं, वो देखेंगे समझ जाएंगे जी। उनका चौथा या तीसरा मेंस था पिछली बार। जी सर। तीनों बार में उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी हिंदी में 70 नंबर आ रहे हैं, 150 में 70 आ रहे हैं, कभी 65 आ रहे हैं। बाकी जीएस में वो 400 के ऊपर जा रहे हैं, जो कि मतलब एक टॉपर से भी अच्छे नंबर 440 पा रहे हैं, 420 पा रहे हैं। हिंदी के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब हिंदी इंपॉर्टेंट कैसे है? हिंदी आपको मेंस तो क्वालिफाई कराती है, प्लस इंटरव्यू पीसीएस का थोड़ा अलग होता है। ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं कि आपसे मीडियम पूछा जाएगा। मुझसे अगर मीडियम पूछा गया होता मैं इंग्लिश पूछता, लेकिन पूछते ही नहीं। यहाँ पे आप बैठेंगे, मैं बैठा था तो पहली बात में चेयरमैन पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा आजकल। जब वो क्या कर रहे हो बेटा पूछ रहे हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलेंगे कि सर मैं ये कर रहा हूँ हिंदी में, ये नहीं कि सर आई एम डूइंग दिस। हाँ, तो वो क्या होगा, थोड़ा रूड लगता है उनको। और ये भी बात सच है कि पीसीएस का इंटरव्यू, तो जो यहाँ पे इंटरव्यूअर नॉर्मली बैठेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा या कोई ऐसा काम आदमी कर रहा होगा जो नॉर्मली डेली अपने भाषा में हिंदी ही बोलेगा। तो आपको इंटरव्यू में भी आपके 70-80% बातें जो होंगी हिंदी में होंगी। तो आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हिंदी जरूरी तो है ही, प्लस एक हिंदी का भाई सब्जेक्ट ही है 150 नंबर का। उसमें मात्राएं गलती करने पे नंबर कट जाते हैं, ऐसे गोला लगा देते हैं, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ करेंगे, ऐसे गोला लगा देंगे, नंबर काटेंगे। तो हिंदी की व्याकरण सही करना है, हिंदी की बोलचाल भाषा सही करनी है,
तो हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी आपका मेक और ब्रेक हो जाएगा मेंस में। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, आप लोग खुद ही जाके गूगल में मार्कशीट डालिए, देखिए हिंदी की वजह से नहीं हुआ है। एक आंसर ये हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन था कि ऐसी और क्या चीज़ें करें, अन्य विषय अन्य ऐसे विषय। क्या है? तो विषय तो डिफाइंड है इसलिए, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन मेरा टेक थोड़ा इसमें अलग रहता है। विषय पढ़ना एक अलग चीज़ है, विषय की समझ एक अलग चीज़ है। एक उदाहरण से बताऊंगा आपको। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी, जी सर। आपको क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, ये वो पता है। जैसे मैं गया था, मेरे इंटरव्यूअर जो थे मेंबर, एक वो आयरलैंड से आए थे। आयरलैंड रहे थे 3-4 साल, और दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी बोलिए, मेरा भी लंदन का एक्सपीरियंस था, पास पास ही पड़ता है। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके मतलब आस पास ही है। तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन वहाँ की ज्योग्राफी से पूछे कि वहाँ पे ही आलू यहाँ कैसे आया, या वहाँ पे डेयरी क्यों है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आंसर लिखने के लिए, और जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे समझने के लिए, दोनों में अलग है। आपको जब ये पता रहेगा कि यूरोप का क्लाइमेट कुछ अलग तरीके का है, वेस्टर्न क्लाइमेट ऐसे है, ईस्टर्न ऐसे है, कुछ इसी तरीके की स्पेसिफिक सब्जियां वहाँ हो सकती हैं, ऐसे वहाँ पे कैनोपी है, डेयरी अगर होता है तो वहाँ क्यों होता है, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। ऐसे हर चीज़ हो जाता है। आप दहेज प्रथा पढ़ रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन आप अगर समाज में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दहेज में ये भी होता है। एक चीज़ आता है कि महिलाएं बड़ी पिछड़ रही हैं। एक वो दिया था, टर्म दिया था, देखो उसको भूल रहा हूँ। हाँ, पैट्रियार्कल बार्गेन। पैट्रियार्कल बार्गेन। पैट्रियार्कल बार्गेन, पैट्रियार्की तो चलता है कि पुरुष बढ़ रहे हैं, महिलाएं को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक टर्म आया था पैट्रियार्कल बार्गेन। होता क्या है कि जो घर की बड़ी महिला होती है, वही घर की महिला को नीचा दिखाती है पुरुषों के सामने, जिससे उसकी जो वो छवि बनी रहे। तो अब देखो, महिलाओं को आगे बढ़ने महिलाएं ही रोक रही हैं। तो जब आप ये चीज़ समझ रहे हैं, और ये आप बहुत ये होते हुए देखेंगे सोसाइटी में कि जो सास हैं, बड़ी हैं, वो किसी पुरुष के सामने जानबूझ के ऐसा कुछ कर रही हैं उनकी। तो जब आप ये चीज़ें अपने आंसर में लिखेंगे, या इंटरव्यू में बोलते समय ये चीज़ें बोलेंगे जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपको कहीं इंटरव्यू से समझ में आ गया, कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं बहुत बड़ा लवर हूँ पॉडकास्ट वगैरह का, तो मैं बहुत देखता हूँ पॉडकास्ट देखा, और जो टेड टॉक वगैरह आते हैं, टेड टॉक बहुत देखता हूँ, और रील्स वगैरह। डॉक्टर कुमार विश्वास जी का आपको बताया था, अपने राम का मेरे पास नोट्स बना हुआ था। तो पढ़ाई की इतर, क्योंकि 24 घंटे तो नहीं पढ़ेंगे आप, अगर फुली फोकस तैयारी में है तो आपको टाइम तो मिलेगा ही। तो इसमें अगर ये सब आप इनकलकेट करते रहेंगे, उसको नोट करते रहेंगे, तो जब आप बातचीत में करेंगे, बाकी लोगों से आपका डिफरेंट ओपिनियन आएगा सब्जेक्ट पे, तो उसको लगेगा कि हाँ, इनरिच्ड आदमी है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो ऐसे आपका हेल्प करेगा। तो हिंदी, और इसका आंसर इस तरीके से। सर, आपने अभी बजरंग प्रसाद सर का मेंशन किया था, तो सौभाग्य से मैं भी उन्हें पर्सनली जानने का मुझे भी सौभाग्य है, और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनसे कभी कभी कम्युनिकेशन हो जाता है, और बीच बीच में फ़ोन करते भी हैं कि कैसे हो, क्या पढ़ाई चल रही है। और उनका मैं एक दिन पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उन्होंने भी, जैसे आपने मेंशन किया कि मेरे पीछे भगवान राम का एक ऐसा हाथ था जो मुझे सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं आगे की ओर पुश करता रहा है। तो बजरंग प्रसाद सर का भी कहीं ना कहीं ये था कि मेरे पीछे जो है बजरंग बली का एक ऐसा हाथ था जो मुझे आगे पुश करता रहता था। और उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि यार, मैं खाना बनाता था या कभी अपने फ्री टाइम में तो प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया, या रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगा, या खाली बैठा हूँ तो हनुमान चालीसा ही पढ़ने लगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, और अभी आपसे मिलने के बाद भी एक चीज़ ये एहसास हुआ कि अगर आप अपने धार्मिक चीज़ों से आप कहीं ना कहीं लगाव रखते हैं, तो क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है सर, मेंटली और फिजिकली आपको दोनों नीड चाहिए होती है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तब कहीं ना कहीं आपकी जो वेल फोकस पढ़ाई है वो हो पाएगी। तो मेंटली स्ट्रांग करने के लिए मुझे लगता है आप अपने धर्म से जब जुड़े रहते हैं तो वो आपको ज़्यादा हेल्दी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो वही आपकी बात सुनी तो मुझे उनकी भी बात याद आ गई, तो मैं कहा इसको कोट करते हैं। सही बात है। मतलब देखिए, जब रिलीजियस ही अकेले नहीं बोलूँगा, स्पिरिचुअलिज्म मतलब थोड़ा इससे हट के भी है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी बातें आपको कभी कभी, आप बहुत डाउन होंगे ना, अगर मान लो डिप्रेशन में है, कुछ कुछ बातें तो ऐसी हैं कि वो इंस्टेंट आपको एनर्जी देंगी। अगर आप रिलीजियस नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जब एयर हो या बजरंग सर का इंटरव्यू देख के ज़बरदस्ती आप पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप और भी चीज़ें, आप मम्मी पापा से बात कीजिए ना, आपका कोई ऐसा मतलब कंस्ट्रक्टिव जगह लगाइए जहाँ से आपको ऊर्जा मिले। कोई अच्छा शुभचिंतक है, दोस्त है, उससे बात कीजिए। कुछ नहीं मन कर रहा है, किसी अनाथालय में जाके बैठ जाइए। आप उन चीज़ों में खुशी ढूंढिए जिसमें कि सच में मतलब समाज, जो कि समाज की ऋण है,
अगर आप रिलीजियस हैं तब तो अच्छा ही है। हाँ। मतलब वो तो हेल्प करेगा ही, वो हेल्प ऐसे करता है कि मेंटल पीस देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोफेशन, जैसा कि आपने बोला। तो हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और अब सर थोड़ा सा आते हैं कि जैसा आप सभी भी जानना चाहते होंगे कि एक डिप्टी एसपी, एक बड़ा ओहदा, बड़ा पोस्ट, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, या सर जो अपने छात्र जीवन में अपनी दिनचर्या कैसे रखते थे और आपको उससे क्या सीखना चाहिए। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अपनी दिनचर्या के बारे में हमें भी बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कुछ बड़ा सोचा है तो उसके प्रति आप कैसे एकाग्रचित होकर निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है हिमांशु, अभी इसमें 2 पार्ट है, डीएसपी में कैसे है वो थोड़ा अलग है और छात्र जीवन वाला अलग है। तो जो टिपिकल तैयारी वाला छात्र जीवन होता है वो तो मैं नहीं रह पाया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम है। क्या है कि मैं आईटी में था, मैं सीनियर टेस्ट लीड था, तो मेरे अंदर एक टीम थी। मुझे 10 बजे से 7 बजे तक टाइम बहुत कम मिलता था। ऐसे मिलता था कि मीटिंग के बीच में 15 मिनट मिल गया, या ऐसी कोई मीटिंग 2 घंटे की जिसमें मुझे नहीं बोलना है, तो मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, बगल में स्पेक्ट्रम खुली हुई है, अपना कर रहा हूँ। या 15 मिनट का टाइम मिल गया तो मैंने अपनी आवाज़ में ऐसी 100-120 फाइलें थी, इंडेक्स जो टेबल होते हैं कि लड़ाई कब हुई, ट्रीटी कब हुई, या साइंस का कुछ, उसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, उस फ़ोन में है। तो मैं 15 मिनट का टाइम है उसको सुन लिया, मतलब हर समय मिशन मोड में रहता था। लेकिन डेली दिनचर्या ऐसी होती थी कि इस बात का मुझे इल्म था, एहसास था कि यार मुझे टाइम तो रोज़ नहीं मिलेगा, तो टाइम फिर कैसे मिलेगा। सुबह में जल्दी उठना, 5 बजे उठ गए, और बहुत बड़ा आलसी आदमी हूँ मैं, मुझे नींद बहुत आती है, अगर मैं बैठ के पढ़ूँगा सो जाऊँगा। तो जो गौरव सर हैं उनके बड़े भाई हैं सत्य प्रकाश सर, तो जब मैं तैयारी के दौरान मैं उनसे बात करता था तो मेरी उनकी ये चैलेंज रहती थी कि हम उनको फ़ोटो शेयर करेंगे कॉफ़ी शॉट का। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर मेरा मतलब बेस्ट चीज़ है। अभी लोग, हो सकता है लोग अरे यार कैसे पी लेते हो, ऐसे कमेंट आए, लेकिन कड़वा रहता है उसका एक नशा है। तो मैं सुबह उठ के 5 बजे केटल में पानी गर्म किया, उसमें ब्लैक कॉफ़ी का शॉट बनाया, उनको फ़ोटो खींच के भेजा, और साथ में अपनी तैयारी को फन बनाता था। जैसे मैंने उनको ब्लैक कॉफ़ी की फ़ोटो भेजी, बगल में मॉडर्न हिस्ट्री रखी, मैं पूछता था सर बताओ आप कि मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ। तो अगर नहीं बता पाए तो मैं तुरंत बोलता, तो आपको काला पानी नहीं दिख रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है कि सावरकर काला पानी गए थे, मैं मॉडर्न पढ़ रहा हूँ। तो मैं उनसे फन बनाता था मतलब। तो उसको सुबह रिवाइज़ किया, या शाम को साइंस पढ़ रहा हूँ तो सलाद के बगल में रख के फ़ोटो भेजा, सर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, विटामिन ले रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस होगा, सुबह जल्दी उठना है, अगर आपके पास टाइम कम है जल्दी उठिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, दिन में प्रॉपर प्लान बनाइए। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो मेरी डायरी वो है नहीं मैं दिखाता हिमांशु, मेरे पास पिछले 3 सालों का रफली हिसाब था डेली बेसिस पे। मैं आज सुबह उठता था, वो 4 चीज़ें मुझे क्या करनी है, कल शाम को ही मैंने एक इतनी छोटी डायरी बनाता था, उसमें लिखा होता था कि ये 4 चीज़ें मुझे करनी है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं था, तो 4-5 चीज़ें लिखता था, और शाम को जब करता था उस पर टिक मारता था। तो जब आप शाम को बैठेंगे ना, तो आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास होगा, चलो यार मेरा दिन खराब नहीं गया। तो ये चीज़ बहुत कीजिए, अपने दिन के प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए, टाइम की यूटिलाइज़ कीजिए, और उस तरीके से आप कीजिए। तो ये तो दिनचर्या रही स्टूडेंट की। डीएसपी वाली बात क्या है, बड़ी भयानक ट्रेनिंग हो रही है। तो सुबह में 4 बजे ही रूम पे हमारा जो हमको अटेंडेंट मिलता है, जो चाय, रूम की सफाई तमाम चीज़ें, वर्दी लगाना होता है, वो आके 4 बजे ही खटखटा देगा, इस ठंडी में, गर्मी में भी। सर चाय मैं सुबह पीता नहीं, लेकिन उठा देगा वो। अब आपको उठ जाना है 4, साढ़े 4, सवा 4 को उठे आप, 5 बजे आपको फॉल इन करना है। फॉल इन बोलते हैं कि आप इकट्ठे होंगे सब लोग, काउंटिंग होती है, फिर सीधा ग्राउंड में, परेड ग्राउंड जैसा ग्राउंड है, उसमें 5-6 चक्कर मारेंगे, फिर पीटी, परेड, ताम झाम, मतलब हेक्टिक है। ये आप 7:30 तक करेंगे, फिर आप मेस में आएंगे, मेस में आके आप 8:30, 8, सवा 8 तक खाना खाए, फिर आप आए रूम पे, 9:15 बजे फिर आपको क्लास चला जाना है। फ़ोन वोन नहीं ले जाना है उस समय क्लास में। 9:15 से लेके 2:30 बजे तक क्लास किया, दौड़ के आए 2:20 तक, 2:20 से लेके 3 बजे तक का टाइम है, उसमें आप आराम करिए या लंच करिए, जो किया, 3:15 बजे फिर ग्राउंड जाना है। फिर वही, कभी रस्सा चढ़ना है, कभी दीवार फांदनी है, मतलब अलग अलग दिन का अलग अलग, कभी दौड़ना है, फिजिकल एक्सरसाइज, ये ऊंची कूद, लंबी कूद करा रहे हैं, कुछ भी दौड़ा ही रहे हैं सिंपल। तो वो आपको चलता है लगभग 6 बजे तक। 6 बजे के बाद गेम्स पीरियड है, अभी ठंडी में थोड़ा आगे कर दिया है, नहीं तो वो 6:30, पौने 7 तक गेम्स पीरियड, वॉलीबॉल खेलो आओ। तो आप अपने रूम पे 7 बजे आ गए हैं, फिर आपके पास आपको चाय वाला आया है, चाय पी के बैठे हैं, दोस्त बैठे बात कर रहे हैं, पता लगा 7:15, 7:30, 8 बज गया। फिर आपको डिनर करने जाना है, फिर डिनर करके 8:30 बजे लौटिए। अब आपके पास 8:30 से 10-11 तक का टाइम है, क्योंकि आपको 4 बजे उठना है। अब उसी में आप पढ़ लीजिए, घर से बात कर लीजिए, मेरे जैसा आदमी जिसको कि फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो उसी में सब करना है। जो वहाँ पे ट्रेनिंग में रह के दे रहे हैं उनके लिए बड़ा टफ हो जा रहा है। संडे को छुट्टी कहने को है, लेकिन उस दिन भी बुला सकते हैं, कोई क्लास लगा दिया, कोई एक्सपर्ट आया है फॉरेंसिक का, कोई एक्सपर्ट आ गए हैं,
CBI से या साइबर पे बोलने तो आपको क्लास लेनी है, लेकिन अब उसी में क्या है कि ये एहसास होना कि इसी में निकालना है भाई टाइम, ये बदलेगा नहीं, तो उसी में आदमी निकाल रहा है, कुछ जुगाड़ से कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसी में लोग दे रहे हैं। अभी थोड़ा स्केड्यूल टाइट है, लेकिन जून में हम लोग की POP हो जाएगी, फिर ज़िले में चले जाएंगे। अब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद दूंगा नहीं तो शायद मेंस जब ज़िले में रहूँगा तभी होगा। लेकिन जो आगे आएंगे DSP में, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप DSP में आके ये सोच रहे हैं कि मैं UPSC दूंगा या फिर से PCS दूंगा SDM के लिए, थोड़ा जर्नी टफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने PCS में DSP की ट्रेनिंग करते हुए UPSC निकाला है और PCS में SDM निकाला है। हो तो जाता है, लेकिन वही आपका संकल्प कितना दृढ़ है, कितना उसके प्रति आप जागरूक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस प्रेरणाजनक जो भी आपने हमारे छात्रों को, श्रोतागणों को बताया। और मन तो नहीं कर रहा है, जैसा कि आपने सुबह बात हो रही थी आपसे, तो कहा कि मेरा इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि यार मन नहीं कर रहा है तुम्हें जाने देने का, 7-5 हो गया है, बट समय अवधि हमारे पास भी नहीं, और सर आज व्यस्त हैं, अपने व्यस्त समय से निकाल के हमें कुछ अपना बहुमूल्य समय जो दिया है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सर मैं अपनी। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू को अंत किया था एक चौपाई से, उसी तरीके इस पॉडकास्ट को भी कहीं उसी दौर पे ले आके खड़ा करिए, और कुछ ऐसा हमारे जो यंग कमर्स हैं उनको आप कुछ ऐसा प्रेरणादायी बताइए कि जिससे उनके अंदर की जो ज्वाला है वो हमेशा ललकती रहे, जलती रहे और कभी बुझे ना, और निरंतर वो लोग ऐसा कुछ करें कि आने वाले कल को जो है मिश्रा सर बने और या बजरंग सर बने, गौरव सर बने, और हमारे देश को और प्रदेश को जो है एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। जरूर जरूर हिमांशु, ये ज़रूरी है, और मेरा थोड़ा पोएट्री का बेंट है तो मैं तो ढूंढता रहता हूँ मौका। अब यहाँ पे हिमांशु ने बोल ही दिया है तो उसको तो सुनाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि ये आदर्श इलाहाबादी AU के नाम से चैनल है ना, ये छोटे भाई हैं मेरे, सब नए बच्चे लोग हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं आज, तो जो भी मुझसे हो पाएगा शेयर करूँगा, मैं अपने सीनियर से भी कराऊँगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको बढ़ाएं, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें जितना भी हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये लोग अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। तो आप लोग जो भी जिस भी कैपेसिटी में कर पाएँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी कर पाएँ करें, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। अब दूसरी बात रही कि जो आप संघर्ष में जो लोग हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ये बात मानिए, मैं बहुत बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, आप जिस फेज़ में आज हैं मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ उसको। यकीन मानिए, डटे रहिए, निश्चित तौर पे होगा। और ये बात बड़ा फिल्मी क्लीशे लगता है कि एक दिन हो जाता है। एक शाहिद मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि समय लगता है पर हो जाता है। बहुत सही बात है, तो आप लोग करते रहिए। इन्होंने कुछ बोला है चौपाई और उसकी, चौपाई तो खैर मैंने बोल दिया। अभी मुझे हमारे सबके प्रिय अटल जी की एक कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। जी सर। तो ये आप लोग के लिए, जो लोग स्ट्रगल में हैं, सोच रहे हैं कि कैसे होगा, इट्स जस्ट अबाउट टाइम, स्टे फोकस, स्टे देयर, ये हो जाएगा। तो अटल जी ऐसा लिखते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को ऑल द बेस्ट। जिस भी कैपेसिटी में मैं हेल्प कर पाऊँगा चैनल के थ्रू, कभी भी पॉडकास्ट या और भी जो भी ये लोग कहेंगे, आप लोग के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। मेरा टेलीग्राम भी है, आप लोग चाहेंगे जो भी हेल्प होगी बनेगा। इस चैनल पे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसा कि सर ने अभी एक प्रेरणाजनक अटल जी की कविता कोट की, और मैं आप सभी को ये वादा करता हूँ आप सभी से कि सर को पुनः जो है चैनल पर एक बार और वापस लेके आएंगे। और आज तो सर सिविल ड्रेस में हैं, पर कोशिश करूँगा और सर से अनुरोध करूँगा पूरी टीम की तरफ से कि एक दिन जब सर का POP हो जाए और सर को जब जिला आवंटित हो जाए, तो उसके बाद सर के ऑफिस में या सर के घर पे पुनः अगर आने का सर निमंत्रण देते हैं। खैर निमंत्रण क्या, आप तो छोटे भाई हैं, हम सर ने कोट किया है तो घर अपना है, और जब भी सर रहेंगे और अगर आने का सौभाग्य मिला तो सर से यही अनुरोध रहेगा कि एक बार वर्दी में जो है सर के साथ पुनः बैठकर कुछ पुरानी बातें और कुछ नई बातों के साथ सर के अनुभवों को दोबारा साझा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सभी ऐसा प्रेम अपना बनाए रखें, और सर ने जो भी आप सभी को बताया अपने जीवन में उसे आप उतारें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद।